बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वकला तहरीक शुरू होने जा रही है जिसका आगाज़ कल से होने जा रहा है और ये एक ऐसी वकला तहरीक है जो 2007 की वकला तहरीक थी, लोग उसको भी भूल जाएंगे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जिसका इंतज़ार था बिल आखिर अब वो तहरीक शुरू होने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर के 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत खारिज होने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबों में जो 3 साल से अफसरान मुख्तलिफ़ ओहदों पर बैठे थे उनको हटाने का जो फ़ैसला जारी किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज अमरीकी सफ़ीर की मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात हुई है मरी में। चूँकि गरीब आवाम तो पिस गई है और गरीब आवाम के पास तो बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन जो अशराफिया है उनके महल्लात हैं मरी में और वो अपनी गर्मियाँ इंजॉय कर रहे हैं मरी में। और यही वजह है कि उनके पास वहाँ पर अमरीकी सफ़ीर, कभी बरतानवी जाते हैं सफ़ीर मुलाकातें करते हैं, कभी अमरीकी सफ़ीर मुलाकातें करते हैं। उनको पता है कि जो ताकत का सरचश्मा है वो ये दो ख़ानदान है पाकिस्तान में सियासी तौर पर। और अगर कोई आम आदमी या आम आदमी का लीडर सर उठाता है तो उससे ऐसा कुचल दिया जाता है कि जिसकी फिर मिसाल नहीं मिलती, वो भले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो। बहरहाल जो भी, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले ये कह चुकी है कि नवाज़ शरीफ के हवाले से जब तक तगड़ी किस्म की हमें गारंटी नहीं मिलती तब तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे। अब पहले बरतानवी जो सफ़ीर की मुलाकात थी और अब अमरीकी सफ़ीर की जो मुलाकात है उसके बाद देखते हैं कि क्या ऐसी कौन सी गारंटी है। जब नवाज़ शरीफ का भाई वज़ीर आज़म था, नवाज़ शरीफ का भतीजा वज़ीर आला पंजाब रहा और नवाज़ शरीफ का समधी वज़ीर ख़जाना था, पूरी हुकूमत इनकी थी और पूरा जो लंदन प्लान के तहत जो कुछ तय हुआ था वही सारा कुछ हो रहा था। उसके बावजूद जो इतनी हिम्मत ना करे पाकिस्तान आने की, तो ऐसी अब कौन सी गारंटी है कि जिसकी बुनियाद पर अब मुलाकातें जारी हैं। बहरहाल कामरान ख़ान जो इस वक्त एक सो कॉल्ड तर्जमान बने हुए हैं हमारे इदारों के, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर, उनकी कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है और ये 5 घंटे तवील नशिस्त हुई है, कामरान ख़ान का ये कहना है। और उस तवील नशिस्त में मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन और इसको कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया गया। आर्मी चीफ़ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का ख़ात्मा और डॉलराइजेशन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफ़गानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग ज़ीरो होगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा, 6 माह में कौमी कॉरपोरेशंस का सुधारा जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरी बाशमूल अफ़गानों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ़ को यकीन महकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त ममालिक चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 बिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। ये जनाब कामरान ख़ान कौम को बता रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी जानिब से मईशत दानों के साथ मुलाकात की गई है। यहाँ ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जो ताजर बिरादरी है उनकी जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया जा रहा है कि अगर बिजली के बिलों पर रिलीफ़ नहीं दिया जाता तो ताजर बिरादरी जेल भरो तहरीक शुरू करेगी। तो इसके ऊपर चूँकि अब आज हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी जंग अखबार में ये लिखा है कि इस तरह की जो तहरीकें, वकला तहरीक है या ताजरों की तहरीक है, ये ऐसी तहरीकें हैं जो बाद में फिर रुकने वाली नहीं होती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भले जेल में बैठे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो बार बार पैगाम आ रहे हैं कि एक तो वो तगड़े हैं, सीनियर एक साफ़ी हैं, उनकी जानिब से आज ये कहा गया कि पहले ये बयानिया बनाया जाता था कि इमरान खान जैसा आदमी 4 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 1 माह जेल में गुजारा है और उनकी जानिब से कोई ऐसी शिकायत मंजर आम पे नहीं आई, सरकारी ज़राए ने भी कोई ऐसी शिकायत नहीं बताई कि इमरान खान वहाँ तकलीफ़ में हैं, तो उसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन की गई थी और इमरान खान के बारे में तमाम की तमाम कैलकुलेशंस जिनकी गलत साबित हुई हैं, इमरान खान ने यह साबित किया कि वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं और जेल और इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो बर्दाश्त करना वो बखूबी जानते हैं।
बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो 7 मुकदमात थे दहशत गर्दी के, जो लाहौर की इंसदाद दहशत अदालत ने खारिज की थी ज़मानतें, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे समाअत करेगा। दोनों दरखास्तों पर दरखास्त में सुप्रिटेंडेंट अटक जेल समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर एडवोकेट की वसातत से ज़मानतों को चैलेंज किया है। मौक़िफ़ यह अख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार को 5 अगस्त को तोशाखाना के केस में हक़ाइक़ के बरक्स सज़ा हुई और सज़ा के फ़ौरी बाद पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को गिरफ़्तार कर लिया। दरखास्तों में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अदालतें ज़मानतों को मेरिट की बुनियाद पर सुनने का हुक्म दें। दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतों को अदम पैरवी खारिज किया है। अदम पैरवी खारिज करना दुरुस्त नहीं है, गैर कानूनी है और इमरान खान की ज़मानतें मेरिट के ऊपर सुनी जाएँ और मेरिट के ऊपर डिसाइड की जाएँ। चूँकि जिस मुकदमे में और जिस सज़ा में इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, अब वो सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है, तो देखते हैं कि कल क्या रिलीफ मिलता है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान हैं, उनकी ज़मानतें भी कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में यही 2 रुकनी बेंच आलिया नीलम साहबा की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा, तो देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ जाता है और जस्टिस आलिया नीलम साहबा का जो बेंच है वो किस हद तक रिलीफ देता है। इलेक्शन कमीशन की हदायत पर वफाकी हुकूमत ने सूबों में 3 साल से ज़ायद अरसे से तैनात तमाम अफसरान को वापस बुला लिया है। काबीना सेक्रेटरीट ने बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। सूबों में 3 साल से ज़ायद अरसे से तैनात तमाम अफसरान को भी वापस बुला लिया गया है। काबीना सेक्रेटरीट ने मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक वापस बुलाए गए अफसरान में तैनाती की मुद्दत पूरी करने वाले 17 से ग्रेड 22 के अफसरान शामिल हैं। मरासले में कहा गया कि तमाम अफसरान वफाक को फौरी रिपोर्ट करें। तामीली रिपोर्ट 3 से 4 रोज़ में इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को अफसरान को वापस बुलाने की हदायत की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों का 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान किया है, जबकि 30 जनवरी को आम इंतखाबात के लिए पोलिंग की भी तजवीज़ सामने आ रही है। लेकिन असल ज़िम्मेदारी तो सदर पाकिस्तान की है। सदर पाकिस्तान ने तारीख़ का ऐलान करना है, लेकिन अभी तक सदर पाकिस्तान भले जिस हिकमत का शिकार हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं कि सदर पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर ये धमकी पहुंचा दी गई है कि आपने तारीख़ का ऐलान नहीं करना, और एक मुलाकात भी हुई है। अब देखना यह है कि सदर पाकिस्तान आइन के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। और 20 दिन गुजर गए हैं, अब तक ऐलान हो जाना चाहिए था। पीछे 70 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक ना अदालत उन केसों को समाअत के लिए मुकर्रर कर रही है और ना ही जो इंतखाबात से मुतल्लिक केसेस हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर रही है, और ना सदर पाकिस्तान को तारीख़ देने का ऐलान कर रहे हैं। यही वजह है कि अब 2 बड़ी तहरीकें शुरू होने जा रही हैं। एक तो मैंने जैसा आपको बताया कि ताजर बिरादरी की जानिब से बहुत बड़ी तहरीक है, जिसको जेल भरो तहरीक का नाम दिया गया है। जेल भरो तहरीक का आगाज़ शुरू करने जा रही है। अगले 24 घंटों में अल्टीमेटम दिया गया है वफाकी हुकूमत को कि बिजली के जो बिल हैं और जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए लाहेअमल बताया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा एहतजाज और जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रही है ताजर बिरादरी। जबकि दूसरी जानिब जो वकला तहरीक है, आप जानते हैं कि 3 दिन पहले हामिद खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी सदर मौजूद होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी, लाहौर बार एसोसिएशन के भी, पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान भी थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबरान थे। 5 सितंबर को पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऐलान किया हुआ है पूरे पाकिस्तान से वकला कन्वेंशन का, जबकि 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया हुआ है और 7 सितंबर को ही तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान किया गया है हामिद खान साहब के क़यादत में और एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा की क़यादत में। ये जो प्रोफेशनल ग्रुप है इसकी जानिब से ये ऐलान किया गया, लेकिन अभी इनमें 2 दिन देर है। इस तहरीक में पेशावर बार एसोसिएशन, इस दफ़ा तहरीक जो बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रही है वो पेशावर से शुरू होने जा रही है। पेशावर बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और एक इजलास होता है। इजलास में पेशावर बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम
बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जो किया गया था, जिसकी क़यादत पेशावर बार एसोसिएशन के सदर इशफाक अहमद खलील ने की थी। अब पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना है कि वकला रहनुमाओं की जानिब से अब ये तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा है कि बिजली के बिलों और जो नारवा टैक्सेस हैं, महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में जो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा ख़त्म नहीं हो रहा, उस पर यह वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। वकला ने 2007 में डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बनकर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की थी। इसी तरह अरबाब इख्तियार के गिरबानों में हाथ डालकर अवाम के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सदर पेशावर बार एसोसिएशन इशफाक अहमद खलील एडवोकेट ने ऐलान किया कि अगर अरबाब इख्तियार रास्त पर ना आए तो हमने जो कहा था कि तहरीक शुरू करेंगे, सूबे भर में हम तहरीक शुरू करेंगे और मुल्क की सतह पर यह तहरीक चलाई जाएगी। और ख़बरदार किया कि अवाम को मज़ीद मजबूर ना किया जाए, नहीं तो अशराफिया के महलों में दाखिल होकर इस्लाह इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इनको गिरबानों से पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम सोमवार से, कल से पेशावर बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि हम बाकायदा तौर पर मुल्की सतह पर तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये पेशावर से तहरीक शुरू होगी जो इस्लामाबाद और फिर लाहौर, और चूँकि मैंने आपको बताया कि, और ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, चूँकि हमारा वकला के साथ हमारी जो एक उठना बैठना है और जो सीनियर बार के अहदेदारान हैं उनके साथ जो हमारा उठना बैठना है, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है बहुत डिले हो गया, इसमें कोई शक नहीं है कि वकला को 1 साल पहले ही खड़ा हो जाना चाहिए था। बहुत बड़ा वकला में एक इख्तलाफात हैं, धड़े बंदी हो गई है, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ और ये जो ग्रुप है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा वकला बार एसोसिएशंस पर पैसा भी लगाया है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह ये हक़ाइक़ हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। और गिला भी है कि हमारी जो बार एसोसिएशन की क़यादत थी उसको बहुत जल्द इस मामले पे उठना चाहिए था। लेकिन अब एक बात मैं आपको बड़े वसूख से कह दूं कि अब की बार जो वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, आप 2007 की वकला तहरीक को भूल जाएंगे। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो शुरू हुई थी, इतना लावा पक चुका है वकला में, और जिस तरीके से वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, और चूँकि सबसे ज़्यादा जो भी सफ़ेद पोश जो तबका है, वकला भी सफ़ेद पोश तबके में आते हैं, वो इंतहाई तकलीफ़ में हैं और इस तहरीक के शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये हफ़्ता इस तहरीक का आगाज़ होगा। पेशावर बार एसोसिएशन कल से शुरू करने जा रही है। परसों 5 सितंबर से पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऐलान किया है और 7 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर है और दिन है इतवार का। 4-5 अहम खबरों पर बात करेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या। आगाज़ करेंगे एक बहुत अहम डेवलपमेंट से, और वो ये है कि बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मिले हैं कारोबारी शख्सियात से और उन्होंने 5 घंटे तवील जो है वो नशिस्त की है। इस हवाले से 2 दावे हैं। जो दावा है तलत हुसैन साहब का, उनका ये है कि आर्मी चीफ 60 कारोबारी शख्सियात से लाहौर में मिले हैं और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरब से, और ये जो SIFC है उसके तहत जुडिशरी, न्यूट्रल जुडिशरी और साथ ही काकड़ गवर्नमेंट। इस पे जो बात है वो ये है कि काजी फैसल साहब के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि जो काजी फैसल साहब आके बैठेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जो उमरता बंदियाल साहब से उनको जो चैलेंजेस का सामना है वो काजी फैसल ईसा साहब के होते हुए नहीं होगा। और एक ये बहुत से काजी फैसल ईसा साहब के जो इर्द गिर्द सहाफ़ी हैं वो ये परसेप्शन मुसलसल दे रहे हैं कि काजी फैसल साहब इदारों के साथ ऑन बोर्ड हैं और काजी फैसल साहब की इदारों से कोई लड़ाई नहीं होगी और इदारों के मुताबिक चलेंगे, जैसे इदारे चाहेंगे काजी फैसल साहब उसी तरह चलेंगे। और ख़ास तौर पर इमरान खान के मामले में उनकी पॉलिसी वही होगी जो पाकिस्तान के इदारों की पॉलिसी है। और बहुत मुसलसल ये दावा किया जा रहा है काजी फैसल साहब के हामी कहते हैं कि वो उनके मामलात इदारों के साथ क्लियर हो चुके हैं। वो जो फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले से लेके और फिर जो मामलात थे वो चीज़ें थी, वो ये कहा जाता है कि वो सिर्फ फैज़ साहब के साथ उनका मामला था और अब काजी फैसल साहब इदारों के साथ ऑन बोर्ड हैं। काजी फैसल साहब और इदारे बिल्कुल सेम लाइन एंड लेंथ के ऊपर हैं। कोई किसी तरह का इदारों को कोई चैलेंज काजी फैसल साहब के होते हुए नहीं होगा। दूसरी तरफ कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, वो ये कहते हैं, तलत हुसैन साहब कहते हैं लाहौर में मुलाकात हुई है। कामरान खान साहब कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने कल शब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन 5 घंटे तवील नशिस्त में मुईशत बचाओ
इनकलाबी मिशन और उसको कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया। आर्मी चीफ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर, नॉन फाइलर निज़ाम, स्मगलिंग, रिश्वतस्तानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा होगा। क्या क्या चीज़ ख़त्म होगी? एक तो उन्होंने कहा गैर मुबहम वादे की आर्मी चीफ ने, साथ साथ क्या होगा कि टैक्स चोरी ख़त्म होगी, नॉन फाइलर ये जो सिस्टम है ये ख़त्म होगा, स्मगलिंग ख़त्म होगी, रिश्वत ख़त्म होगी, ख़ास तौर पे सिंध का करप्ट सिस्टम जो है उसका खात्मा होगा। ये सिस्टम कहा जाता है जो जरदारी साहब ने कराची में एक निज़ाम बना रखा है, उसको सिस्टम कहते हैं करप्शन का, कि कैसे सरकारी ठेके दिए जाएंगे, कैसे वहाँ से किकबैक्स आएंगे, उसको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का खात्मा होगा। डॉलराइजेशन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफगानिस्तान से ट्रांजिट रेट स्मगलिंग ज़ीरो होगी। ईरान से तेल नहीं आएगा, अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो स्मगलिंग है वो ज़ीरो होगी, और साथ ही जो डॉलर बाहर जा रहा है वो नहीं जाएगा। फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज़ होगा। जो हमने अपने कुछ ऐसे हमारे इदारे हैं जो नुकसान में हैं, उनका वो बताया जाए प्राइवेटाइजेशन होगी, उनको जो है वो बेचा जाएगा। और 6 माह में कौमी कॉरपोरेशंस को सुधारा जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बशमूल अफगानी को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन मुहकम है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त ममालिक चीन समेत बहुत बड़ी तकरीबन $75 बिलियन की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। तलत हुसैन साहब 25 अरब डॉलर कह रहे हैं सऊदी अरब से। कामरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि दोस्त ममालिक जो हैं वो 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान को अगले 2 बरस में 72 अरब डॉलर चाहिए। और अब ये बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने इस बात पे यकीन दहानी कराई है कि 75 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। इससे पहले हमारे जो निगरान वज़ीर तिजारत हैं वो ये कह रहे हैं कि 80 अरब डॉलर तक वो पाकिस्तान की बरामदात ले जाएंगे, 80 अरब डॉलर तक वो बरामदात ले जाएंगे 27 अरब डॉलर से। और अब ये बताया जा रहा है, कामरान खान साहब ये बता रहे हैं, तलत हुसैन साहब और कामरान खान साहब के 25 अरब डॉलर से लेकर 75 अरब डॉलर तक इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। एक तो हो गया ये चीज़ें। इसके अलावा हम बाकी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। अभी इमरान खान साहब के भी मामलात पर आते हैं। एक तो यह है कि आपने देखा कि अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस फर्म के इमरान खान ने खिदमात हासिल की हैं उसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं, वो जो हेड थे, वो उन्होंने सलमान रुश्दी का केस जो है वो किया हुआ है। लेकिन उससे वो चीज़ उल्टी पड़ गई है शरीफ ख़ानदान पर, क्योंकि देखें इमरान खान के ख़िलाफ़ वो मियां उमर इनाम ने जो ट्वीट किया कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर ये 10% कोई परसेप्शन बना रहे हैं तौहीन मज़हब की, तो 90% इस्टेब्लिश हैं चीज़ें इनके अपने शरीफ ख़ानदान और नून लीग के ख़िलाफ़। ये एक ऐसी आग में झोंक रहे हैं मुल्क को अता तारड़। ये वही सोच है जिस सोच और अप्रोच ने जिस इंतहा पसंद सोच ने सानिया जड़म वाला करवाया है। ये उस सोच को, इससे पहले आप देखें ख्वाजा आसिफ के मुंह पे स्याही फेंकी गई, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, नवाज शरीफ साहब को जूता मारा गया, और उसी मजहबी शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को अता तारड़ फ़रोग दे रहे हैं, उस जलती पर आग डाल रहे हैं। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा नून लीग होगा। वो नून लीग जो अभी अवाम में जाने के काबिल नहीं है, जो लोगों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। बिजली के बिलों पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में नून लीग का यूनियन कौंसल लेवल का अहदेदार भी लीड नहीं कर सका। लोगों में इतनी नफरत है मुस्लिम लीग नून की, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। इनके अक्सर रहनुमा पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, सिक्योरिटी के बगैर अवाम में निकलते नहीं हैं, अपने डेरों पर सख्त सिक्योरिटी के साथ वो बैठते हैं। जो अवाम में नहीं आ सकते वो एक मजहबी आग को भड़का रहे हैं। और फिर वो जो फर्म जिसके बारे में कहा सलमान रुश्दी भी उसी फर्म की सर्विस उसने ली थी, तो उस फर्म के बारे में फिर ये चीज़ साबित हो गई कि मुश्किल रहमान के भी केस को उन्होंने परसू किया था, और मुश्किल रहमान के मामले में उन्होंने लिखा था अक़वाम मुत्तहिदा को कि बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। इसहाक डार के मामले में इसहाक डार ने भी एयरवे के ख़िलाफ़ उसी फर्म की सर्विसेज ली थी। फिर इसी तरह से नासिर भट्ट ने उसी जो फर्म है उसकी सर्विसेज ली थी। तो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, तो उल्टा पड़ गया। और फिर इमरान खान साहब के सलमान रुश्दी के हवाले से जो सख्त बयानात हैं, आज तक शरीफ ख़ानदान के किसी फ़र्द ने वो बयानात नहीं दिए, आज तक नवाज शरीफ ने बयानात नहीं दिए। तो इसलिए वो बयानिया उल्टा पड़ गया है। और उससे हुआ ये कि नून लीग के ख़िलाफ़ एक ऐसे मौके के ऊपर जब आगे इलेक्शन कमेंट होनी तो है शुरू, उससे पहले आज तक जितने मजहबी मुतनाज़ा बयानात हैं शरीफ ख़ानदान के, वो दोबारा सोशल मीडिया पर आए हैं और वो इस्टेब्लिश हुए हैं, घर घर पहुँचे हैं। और उससे ज़ाहिर है एक उनके ख़िलाफ़ एक चीज़ और ज़्यादा अब दोबारा लोगों को रिफ़्रेश हुई चीज़ें। 10-10 साल पुराने मियां नवाज शरीफ के ऐसे मजहबी मुतनाज़ा बयानात जो बहुत खौफनाक हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर लोग पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, तो वो चीज़ें अता तारड़ की वजह से अब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिश हुई हैं। और उससे नुकसान अब नवाज शरीफ का ये होगा कि लोगों को अब वो जो नई नस्ल है जिसके सामने वो चीज़ें 10 साल पुरानी नहीं थी वो भी आ गई हैं, तो इसका नुकसान शरीफ ख़ानदान को ही होगा। अता तारड़ ने जो है वो नुकसान किया, शरीफ ख़ानदान का फ़ायदा कोई नहीं किया।
उसके बाद आज मरीम नवाज़ साहबा जो है वो अमेरिकी सफ़ीर से मिली हैं और लगता ये है कि तासुर ये है कि मरीम नवाज़ साहबा अपने जो कन्विक्टेड वालिद हैं और उन सज़ा याफ्ता जो हैं उनके लिए डील के लिए कोशा हैं कि उनको वापस पाकिस्तान लाया जा सके। और उसके लिए ख्वाजा से बता चुके हैं कि नवाज़ शरीफ उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब रिस्क फैक्टर ज़ीरो होगा, नवाज़ शरीफ उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब गारंटी मिल जाएगी। और इस वक्त लगता यह है कि मरीम नवाज़ साहबा अमेरिका की गारंटी चाहती हैं कि अमेरिका की गारंटी दे, अमेरिका मदद करे नवाज़ शरीफ की। और अमेरिका के साथ शरीफ ख़ानदान के जो तल्लुकात हैं वो अमेरिका को सूट करते हैं, क्योंकि देखें एक तरफ इमरान खान था एब्सोल्युटली नॉट कहता था, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा थे नून के, वो ये कहते थे कि हम वेंटिलेटर पर हैं, वेंटिलेटर का स्विच अमेरिका के पास है, अमेरिका वो स्विच बंद कर दे तो पाकिस्तान की बहैसियत कौम डेथ हो जाएगी। फिर इसी तरह से शहबाज शरीफ वो कहते थे बेगर्स कांट बी चूज़र, भिखारी के कोई उनकी नहीं होती, कोई उनके पास मार्जिन नहीं होता और कि वो कोई चीज़ किसी चीज़ का खुद इंतखाब कर सकें, हम भिखारी हैं। और फिर फजलुर रहमान साहब वो कहते थे कि अमेरिका के हम भी ख़िलाफ़ थे लेकिन हम तमीज़ से अमेरिका के ऊपर तनकीद करते थे, इमरान खान इंतहाई बदतमीज़ आदमी है और ये अमेरिका के ख़िलाफ़ सख्त जो है वो बातें करता है। तो अमेरिका को ऐसी जमातें सूट करती हैं जिनकी लीडरशिप बाहर हो, जो कंप्रोमाइज़्ड हों, जो करप्ट हों, जो चोर हों, डाकू हों, लुटेरे हों, जो कमज़ोर हों, वो अमेरिका को और बाहर की दुनिया को सूट करते हैं ताकि उनकी ज़रा चाबी मरोड़ी। अभी मियां नवाज़ शरीफ को अगर इतना कह दिया जाए कि आपको हम 24 घंटे में पाकिस्तान भेज रहे हैं, नहीं उससे पहले अपनी जमात को कहें पाकिस्तान में ये वाला काम डाल दे, नून लीग करेगी, क्योंकि नून लीग अफोर्ड नहीं कर सकती कि मियां नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, वो आएँ और यहाँ पे जेल में चले जाएँ। तो मरीम नवाज़ साहबा लगता यह है कि एक्टिव हो चुकी हैं, अपने वालिद के लिए डील लेना चाहती हैं और इल्ज़ामात बुशरा बीबी पर थे। और यहाँ पर हकीकत यह है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो अपने वालिद के लिए नज़र आ रहा है कि डील के लिए, मुस्लिम लीग नून को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए वो एक्टिव हो चुकी हैं और आवाम में जाने के बजाय वो अमेरिकी सफ़ीर के पास गई हैं। ये अच्छी चीज़ है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों वो भी अमेरिकी सफ़ीर से मिल रहे हैं, मरीम नवाज़ भी अमेरिकी सफ़ीर से मिल रही हैं। और फिर सायरा बानो साहबा ने बड़ी ज़बरदस्त उस दिन बात की थी जब आई थिंक ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में 92 पर उनसे पूछा गया कि या पता नहीं असदुल्ला खान साहब ने पूछा 92 पर, मुझे याद नहीं है, जब उनसे एक एंकर ने पूछा कि ये बताएं कि इलेक्शन कब होंगे, तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ब्लूम तक जो है वो मेरी रसाई नहीं है। तो डोनाल्ड ब्लूम को ही पता है कि इलेक्शन कब होंगे, मेरी तो उस तक रसाई नहीं है, तो लिहाजा मैं तो नहीं बता सकती कि इलेक्शन कब होंगे। तो ज़ाहिर है अमेरिका को पाकिस्तान के बारे में बेहतर पता है कि यहाँ पे क्या होना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो सदर आरिफ अलवी के पास जाने के बजाय अमेरिकी सफ़ीर से मिल लेते हैं तो फिर चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद एक और जो चीज़ है वो ये है कि लोग इस वक्त बहुत बिजली के बिलों से डिस्टर्ब हैं, लेकिन बुरी खबरें हैं दो पाकिस्तानियों के लिए। वो दो बुरी खबरें ये हैं कि एक तो ये है कि डॉलर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा। कल देखते हैं मार्केट में क्या सूरत हाल होती है और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब ये खबर सामने आ चुकी है कि आर्मी चीफ ने कमिटमेंट किया है कि 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो देखते हैं पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान का इंटरबैंक इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की खबर को। तो ये बहरहाल कल ही पता चलेगा, लेकिन डॉलर अभी तो हमारा ऊपर जा रहा है। और बुरी खबर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई हैं और बताया जा रहा है कि ये $93 फ़ी बैरल से लेकर $100 फ़ी बैरल तक जाएंगी। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 400 रुपये तक पेट्रोल और डीज़ल हमें ले जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक हालात और सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए। तो ये भी बहरहाल एक चीज़ है अभी तक। लेकिन यह है कि इतवार, पिछले इतवार से लेकर आज के इतवार तक 8-9 रोज़ में निगरान हुकूमत कोई बिजली के ऊपर लोगों को रिलीफ नहीं दे सकी, किसी तरह का कोई ऐलान नहीं कर सकी। लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जिन लोगों ने बिजली के बिल पे नहीं किया उन्होंने अक्सरियत की बिजली के मीटर काटने के लिए वापडा के एहलकार नहीं जा सके। वापडा के एहलकार जो है वो बिजली के मीटर्स की रीडिंग करने भी नहीं जा पा रहे। इतना ज़्यादा इस वक्त लोगों के अंदर रिएक्शन है और ज़ाहिर है लोगों की कैपेसिटी नहीं है, लोग इसलिए बिजली के बिल पे कर ही नहीं पा रहे। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा आ जाए इस बात पर कि जो अज़मा बुखारी साहब हैं, वैसे वो उज़मा बुखारी की तरह लिखा जाता है लेकिन वो कहती है मेरा नाम अज़मा बुखारी है। एक ट्वीट किया तारिक मतीन साहब ने। तारिक मतीन साहब का ट्वीट ये था जिसमें तारिक मतीन साहब ने सिर्फ इतना ट्वीट किया था कि आज इस फ़िज़ा में एक सवाल और उठता है, कौन वकील था रेमंड डेविस का। ये उन्होंने ट्वीट किया, उस पर बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगाया अज़मा बुखारी साहबा ने तारिक मतीन साहब पर, जिनके भाई एक सहाफ़ी थे। गाड़ी में वो जा रहे थे, छोटे छोटे उनके बच्चे थे और एक डाकू जो है वो किसी को लूट रहा था। उन्होंने उस डाकू को हिट करने के लिए बाइक के ऊपर उन्होंने गाड़ी उसकी तरफ वो की, लेकिन वो इशू हुआ और डाकू जो है उसने रिएक्ट किया, गोलियां मारी और तारिक मतीन साहब के भाई जो हैं वो शहीद कर दिए गए। तो उस पर अज़मा बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तारिक मतीन साहब ने अपने भाई को मरवाया है जायदाद की वजह से कि जायदाद मेरे पास आ जाए। ये बहुत ही अंधोनाक, बहुत ही खबासत, गलाजत, घटिया हद तक है और यही तरबियत किया मियां नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने
ने अपनी लीडरशिप की। उस पर एक तो बात यह है कि वैसे तो सब सहाफ़ी ने इसको कंडेम किया है और बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम किया है, उसामा गाज़ी साहब से लेके और तमाम एंकर सहाफ़ियों तजज़ियाकारों के मैं देख रहा था, सिवाय उन चंद जो किराए पे हैं, जो बिल्कुल शरीफ ख़ानदान के बिल्कुल वो पेरोल पर हैं, उनके अलावा सब ने इसको कंडेम किया है। किस्मत खान ज़िमरी साहब ने जब ये सवाल किया था तारिक मतीन साहब ने कि वो कौन था उनका वकील, तो उस पर किस्मत खान ज़िमरी ने जो है वो रेमंड डेविस की किताब के पेजेस जो हैं वो शेयर किए हैं। उस पर किस्मत खान ज़िमरी कहते हैं कि अमरीकी जासूस रेमंड डेविस के बकौल उनके वकील ज़ाहिद बुखारी ने उन्हें बचाने के लिए शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी करते हुए उल्टा मकतूलीन को जराइम पेशा साबित करने के लिए अमरीकियों के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी की थी। अज़मा बुखारी साहबा के मरहूम वालिद, उन्होंने मज़लूमीन जो हैं उनके बारे में मालूमात इकट्ठी की अमरीकियों के साथ मिल के कि हम उनको जराइम पेशा साबित करें जिनको रेमंड डेविस ने गाड़ी के नीचे जो है वो जिनको हिट किया था और फिर उसने गोलियाँ मारी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि खुफिया रिहाई ये गोलियाँ मारी थी या गाड़ी के नीचे दिया था, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है क्योंकि वो मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन आपको पता ही है कि उन्होंने पाकिस्तानियों की जानें ली थी। उसके बाद किस्मत खान ज़िमरी लिखते हैं कि रिहाई डील में रेमंड डेविस ने नवाज शरीफ, जरदारी और इदारों के साथ जो वहाँ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी उनके किरदार जो हैं उसको तस्लीम किया कि उनका भी इस सब में बहुत किरदार था, बल्कि आई थिंक उस वक्त के DGI का उन्होंने बताया था कि उनका बहुत ज़्यादा रोल था। उसके बाद किस्मत खान ज़िमरी ने अगला ट्वीट किया। किस्मत खान ज़िमरी कहते हैं कि जब रेमंड डेविस के वकील ज़ाहिद बुखारी $1 लाख के इवज़ अदालत में केस को गैर ज़रूरी इल्तवा का शिकार करके मकतूलीन के वर्सा के लिए इंसाफ की फरहमी को मुश्किल बना रहे थे ताकि पस पर्दा डील हो सके, उसी दौरान इंसाफ की राह तकते रेमंड डेविस के हाथों मरने वाले पाकिस्तानी शहरी की बेवा ने ख़ुदकुशी कर ली थी। ये भी किस्मत खान ज़िमरी ने जो है वो ट्वीट किया। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब के मामले पर आ जाएँ। इमरान खान साहब का कल केस लगा हुआ है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो साइफ़र केस है उसमें ज़मानत की दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अभी तक कोई दरख्वास्त इस वक्त तक समाअत के मुकर्रर नहीं हो सकी, गो के अब वो उनकी ज़मानत उस केस में हो गई है, लेकिन उनकी दरख्वास्त पेंडिंग थी कि उनको अटक से अडयाला मुंतकिल किया जाए, उनको अटक में सहूलियात फराम की जाएँ, उनको घर का खाना फराम किया जाए। 5 अगस्त से लेकर आज तक वो दरख्वास्तें डिसाइड नहीं हो सकी, ख़ास तौर पर घर के खाने वाली, और ये सूरत हाल है। और देखते हैं बहरहाल चीज़ें जो है वो किस तरह आगे बढ़ती हैं। इमरान खान साहब की कल इस केस में तो ज़मानत हो सकती है, अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे फिर ये हाई कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट में फिर देखते हैं महीने 1.5 महीने लग सकता है। वैसे तो ज़मानत का फ़ैसला बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे महीने 1.5 महीने भी इमरान खान के केस में लग सकता है। और साथ ही यह है कि कल अगर उनकी साइफ़र केस में रिहाई हो जाती है, अगर ये केस अगर ये समाअत करके और वो रिहाई का हुक्म जारी कर देते हैं, तो फिर इमरान खान साहब की जो है देखना होगा किसी और केस में गिरफ़्तारी डाली जाती है नहीं डाली जाती। फिर शायद उसमें जो नैब का केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाए। फिर उनकी अगर उसमें गिरफ़्तारी डाली जाती है फिर ज़ाहिर है वो नैब को उनकी तहवील में लिया जाएगा या वहीं रखा जाएगा। ये बहरहाल आने वाला जो है वो वक्त बताएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। ये आज 3 सितंबर की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट ख़बरें थी मैंने कोशिश की सब से आपको आगाह कर दिया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।